नमस्कार दोस्तों, आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप और विस्तार में। आगे की श्रृंखला में अपन बात करते हैं क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन है राजस्थान में घग्गर का मैदान स्थित है। तो राजस्थान में घग्गर नदी का मैदान किधर स्थित है? राजस्थान में घग्गर का मैदान स्थित है गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में। गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में स्थित है राजस्थान में घग्गर का मैदान। आगे बात कर लेते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के कारण आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? तो कौन सा बेसिन है जो सर्वाधिक आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? वो है शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र में कांतली नदी है, आंतरिक प्रवाह के बेसिन के लिए जानी जाती है। और भी नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह के लिए सर्वाधिक शेखावाटी बेसिन जाना जाता है, क्योंकि सांबर झील है। सांबर झील के अंदर आने वाले सभी क्षेत्र, उसमें 5 नदियां आती है सांबर झील में, जैसे खारी, खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़, ये नदियां सांबर झील में आती है। तो वो आंतरिक बेसिन की नदियां हैं। लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति विभाग का एक भाग है? जो लूणी बेसिन है वो राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति विभाग का एक भाग है? तो वह है पश्चिमी राजस्थान, जिसे हम गौड़वाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वो है पश्चिमी मरुस्थल। आगे बात करते हैं। गौड़वाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, अब गौड़वाड़ प्रदेश को मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, लूणी जवाई बेसिन या लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो गौड़वाड़ बेसिन कहा जाता है। लूणी लवणवती या सरगावती नदी के नाम से जाना जाता है लूणी नदी को। लूणी नदी का जल जो है वो बालोतरा बाड़मेर तक मीठा होता है, बाद में खारा हो जाता है। और पुष्कर की पहाड़ियों में जब सर्वाधिक वर्षा होती है तो बालोतरा बाड़मेर में ही बाढ़ आती है। लूणी नदी की जो नदियों का जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों का क्रम वाइज आपको पता होना चाहिए। एकमात्र दाईं ओर से मिलने वाली नदी होती है, वो होती है जोजड़ी नदी, जो कि पाड़लू गांव नागौर से निकलती है। आगे बात करते हैं। राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो है गौड़वाड़ प्रदेश। किस नाम से जाना जाता है? गौड़वाड़ प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो गौड़वाड़ प्रदेश शामिल है, शेखावाटी प्रदेश अर्ध शुष्क में आता है, और घग्गर का मैदान भी अर्ध शुष्क में आता है। जबकि जोधपुर उच्च भूमियाँ जो है ये पूर्ण से शुष्क में आती है, ये अर्ध शुष्क में नहीं आती है, जबकि ये शुष्क मरुस्थल में आती है या शुष्क मैदान में आती है। नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो नागौर उच्च भूमि है, जैसे अर्ध शुष्क मैदान है, अर्ध शुष्क मैदान को अपन 4 भागों में बांटते हैं, उसमें से नागौर उच्च भूमि की जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 300 से 500 मीटर। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान में बांगर में सम्मिलित नहीं है? कौन सा है जो बांगर में सम्मिलित नहीं है? जो बांगर व खादर 2 प्रकार की होती है मिट्टियाँ, तो बांगर में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 56 का मैदान है जो बांगर में सम्मिलित नहीं है। आगे बात करते हैं। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? अभी अपन ने अध्ययन किया है ऊपर ही, बांगड़ प्रदेश कौन सा है? शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी को बांगड़ कहा जाता है, जबकि वागड़ कहा जाता है अपने बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है। और इन सभी के प्राचीन नाम अपने को मिलते हैं बिजोलिया शिलालेख के अंदर। बिजोलिया शिलालेख में काफ़ी नगरों के प्राचीन नाम भी दे रखे हैं। आगे बात करते हैं। क्षेत्र जिला में कौन सा युग्म सुमेलित है? यानी कि कौन सा क्षेत्र है और कौन सा जिला है जो किस नाम से जाना जाता है? तो जो बांगर है, बांगर अपन शेखावाटी प्रदेश में बांगर और भाकर, ये भाकर पहाड़ियाँ हैं, सिरोही की है, जो कि यहाँ सीकर लिख रखा है तो गलत हो गया। और गिरवा उदयपुर की पहाड़ियों को कहा जाता है। गिरवा उदयपुर, भाकर सिरोही, और ये बांगर शेखावाटी क्षेत्र, और वागड़ जो है वो डूंगरपुर। अपना ऑप्शन भी सही हो जाएगा। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बांगड़ प्रदेश के जो जिले हैं उनमें कौन सा नहीं आता है? तो राजसमंद नहीं आता। बाकी सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये शेखावाटी जो पर्यटन क्षेत्र है उसके ये डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं इसमें। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं, उनका नाम है।
तो विश्व में सर्वाधिक प्राचीनतम पर्वत हैं, एक तो अपने जैसे ये अरावली पर्वत है, और एक दो पर्वत अमेरिका के आते हैं जो प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो अरावली जो है वो प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला का भाग है। आगे बात करते हैं, जैसे हाड़ौती का पठार दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, बांसवाड़ा, झालावाड़ आदि जिलों में है। हाड़ौती पठार के 3 गौण भाग हैं, जैसे अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं जो बूंदी हिल्स के नाम से जानी जाती है। बूंदी हिल्स, मुकंदरा हिल्स, जो मुकंदरा हिल्स और कोटा और झालावाड़ दोनों में स्थित है, और शाहबाद उच्च भूमि जो बारा में स्थित है, और डग जो है वो गंगदार उच्च भूमि झालावाड़ में है। ये डग आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि शाहबाद तो बारा आपको वैसे भी याद रह जाएगा, तहसील भी है, और शाहबाद उच्च भूमि बारा में है, लेकिन डग जो गंगधार उच्च भूमि है वो है झालावाड़ में। इसे अच्छे से ध्यान रखें, डग गंगधार उच्च भूमि कहाँ स्थित है, वो है झालावाड़ में। आगे बात करते हैं, ये आगे क्वेश्चन पूछ भी रखा है, मैंने अभी आपको बताया है। डग गंगधार उच्च भूमियाँ अवस्थित है। ये लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में आया हुआ है 2022 में, 11 सितंबर 2022 में आया हुआ है। JN इलेक्ट्रिक डिप्लोमा 8 मई 2022 में। एक ही वर्ष में 4 महीनों के अंतराल में इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया था। जैसे JN के एग्जाम में आया था ये मई में 2022 में, और सितंबर 2022 में फिर से रिपीट हो गया। एक खास बात अपने को ये क्वेश्चन में इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि RPSC और RMSSB ये हमेशा अपने पेपर में क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 1st ग्रेड का पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन 2nd ग्रेड में रिपीट हुए थे 2022 में भी, और अपने जो 2nd ग्रेड वाले हैं वो रीट में भी रिपीट हुए थे। तो काफ़ी क्वेश्चन है जो वो रिपीट होते जाते हैं। आगे बात करते हैं, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो रामगढ़ पहाड़ी कहाँ स्थित है, जब ये पूछ रहा है कि भाई घोड़े के, वैसे रामगढ़ तो अपने बूंदी में भी है, लेकिन रामगढ़ में घोड़े के नाल की आकृति वाली रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो वह है शाहबाद उच्च भूमि जो कि बारा में स्थित है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो अपने को पता होना चाहिए कि अरावली के 3 भागों में बांटा गया मुख्यतः, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। सर्वाधिक अरावली का विस्तार है दक्षिणी अरावली में, और न्यूनतम विस्तार है उसका अजमेर में, यानी कि मध्य अरावली में अजमेर में न्यूनतम विस्तार है, और सर्वाधिक ऊंचाई है उसकी दक्षिणी दिशा में। तो शाहबाद उच्च भूमियाँ हैं, ये अरावली का भाग नहीं है। ये शाहबाद उच्च भूमियाँ जो हैं ये बारा में स्थित है, अरावली का भाग नहीं। जबकि उड़िया का पठार ये बिल्कुल अपने अरावली का भाग है। लसाड़िया का पठार जो कि जयसमंद झील के पूर्व दिशा में स्थित है उदयपुर में, ये भी अरावली का भाग है। भोराट का पठार भी अरावली का भाग है। एक आता भोराट का और एक आता भोमट। ये भोराट जो है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर इनके सीमा क्षेत्र पे चलता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है। तो हाड़ौती पठार में कौन सा है, हाड़ौती पठार में स्थित है कोटा। ये सिरोही नहीं है, धौलपुर नहीं है, टोंक भी नहीं है, और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये सभी हाड़ौती में आते हैं। झालावाड़ अवस्थित है हाड़ौती पठार में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ चारों ही हाड़ौती पठार में आते हैं। हाड़ौती के पठार राजस्थान की किस दिशा में है, तो राजस्थान की किस दिशा में है, राजस्थान के स्थित है दक्षिण पूर्व। ये रहा पूर्व, ये रहा पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो दक्षिण और पूर्व इस दिशा में स्थित है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है, तो दक्षिण पूर्वी। और कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है, वही वापस वही क्वेश्चन है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है किस नाम से, हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। नागालैंड किसका भाग, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, एक प्रकार से इसे बार बार रिपीट भी किया जा रहा है। नागालैंड जो कि करौली क्षेत्र का है। एक जैसे अपन ने पहले पढ़ा है अभी कि भाई डग कहाँ का है, डग है अपने झालावाड़ में स्थित है। अपन ने पढ़ा था अभी डग कहाँ है, वो है झालावाड़ में। लेकिन नागालैंड, ये नागालैंड कहाँ स्थित है, तो ये है करौली का पठार। करौली का पठार जो है उसे कहा जाता है नागालैंड।
अपन ने पढ़ा था अभी ऊपर, यह है डग गंगदार उच्च भूमि। ये डग गंगदार उच्च भूमि झालावाड़ में स्थित है, जबकि डागलैंड है ये है करौली में। आप इसे कैसे भी याद रख लेता, अपने अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो, बाकी डायरेक्ट याद रख सकते हो। जैसे डग है झालावाड़ में और डागलैंड किसका भाग है, तो वह है करौली का पठार। आगे बात करते हैं, छप्पन का मैदान राजस्थान किस भाग में स्थित है, तो दक्षिण भाग में स्थित है। छप्पन का मैदान हमेशा आपको याद रखना है। जैसे अपने ये राजस्थान की बात करते हैं जैसे, तो यहाँ एक सेकेंड, यहाँ है जैसे डूंगरपुर, यहाँ इधर है बांसवाड़ा और इधर आता है ये प्रतापगढ़। तो अब हम अपने को हमेशा वो ये पूछता है ऑप्शन में, हमेशा ऑप्शन में यही ऑप्शन डालता है। जैसे इधर डूंगरपुर है तो डूंगरपुर, फिर यहाँ बांसवाड़ा है और इधर प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ है। तो वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ऑप्शन में डालता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की भूमि, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य की भूमि। तो और अपने जैसे डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के मध्य की भूमि, तो अपने को फिक्स याद रखना है कि भाई कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य की भूमि को कहा जाता है छप्पन का मैदान। क्या कहा जाता है, छप्पन का मैदान। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच की भूमि को कहा जाता है छप्पन का मैदान। जबकि छप्पन पर्वत कहाँ स्थित है, छप्पन पर्वत अपने बाड़मेर में, बाड़मेर में स्थित है छप्पन पर्वत। और यहाँ पे छप्पन नदी नालों के कारण इसे कहा जाता है छप्पन का मैदान। अब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, जैसे एलडीसी एग्जाम आया हुआ है, पीएसआई एग्जाम आया हुआ है 21 में, 2022 में 2 बार पूछ रखा है इस एग्जाम को, लेब असिस्टेंट मार्क है, जेईएन मार्क है। छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है, तो वो है माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है, तो अभी आपको बताया वागड़, वागड़ है अपने मध्य माही का मैदान। यानी वागड़ का भी अगर पर्टिकुलर क्षेत्र पूछे तो वागड़ है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे वापस बात कर लेते हैं अपन, एक मिनट, ये है, ये डूंगरपुर है, ये बांसवाड़ा है और ये प्रतापगढ़ है। तो इनमें जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इनके मध्य जो मैदान है ये है अपने बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य है छप्पन का मैदान। जबकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन दोनों के मध्य की भूमि को कहा जाता है वागड़, इन्हें कहा जाता है वागड़। आगे बात करते हैं, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है, तो राजस्थान का मरुस्थल में विस्तार किस दिशा में हो रहा है, राजस्थान का मरुस्थल का विस्तार हो रहा है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर राजस्थान के मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। जैसे ये अगर राजस्थान है और इधर अपना मरुस्थल स्थित है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर, इस दिशा की ओर राजस्थान के मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। थार का मरुस्थल विस्तार किन राज्यों तक है, तो राजस्थान का मरुस्थल का विस्तार कहाँ तक है, राजस्थान में है, पंजाब में है, गुजरात में है और हरियाणा में स्थित है। सर्वाधिक स्थित है राजस्थान में, 62% राजस्थान में स्थित है। भारत में अगर मरुस्थल है, भारत में अगर 100% मरुस्थल है, तो उसमें से जैसे ये थार का मरुस्थल है वो 62% राजस्थान में स्थित है। 62% कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। 62% राजस्थान में है, हरियाणा गुजरात पंजाब में है। और थार का मरुस्थल पश्चिमी दिशा में 640 किलोमीटर लंबा है। लंबाई कैसे मापते हैं, जैसे अपना भारत के क्षेत्र में यूं मापे हैं लंबाई, तो ये लंबा है 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर लंबा है। और इसकी इस दिशा में या उस दिशा में दोनों तरफ इसकी चौड़ाई है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, सॉरी। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक राजस्थान का भूगोल में इसे 1,75,000 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। राजस्थान का लगभग 61% आता है हिस्सा इसमें, जो कि 62% मान सकते हैं अपन। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अतः इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसको रुक्ष क्षेत्र कहा जाता है, रुक्ष क्षेत्र कहा जाता है। आगे बात करते हैं, बालुका स्तूपों के मध्य निचली भूमि के गर्त जल से भर जाते हैं। ये मध्यवर्ती गर्त क्या कहलाते हैं, मध्यवर्ती गर्त को कहा जाता है मरहो। क्या कहा जाता है, मरहो कहलाते हैं। मध्यवर्ती गर्त को मरहो कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नगलिस्तान। ये नगलिस्तान क्या है,
जैसे अपने जो वो कुबड़ पट्टी पाई जाती है, एक तो नागौर और अजमेर के बीच में वो जल बेसिन है। जैसे एक अपने जहाँ अपने वो घास उगती है, सवाना घास उगती है, वो सवाना माफ़ करिए, नगलिस्तान कहा जाता है। जैसे हरियाली उग जाती है चारों तरफ, उसे नगलिस्तान कहा जाता है। आगे बात करते हैं, पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है। तो अपन ऊपर बात की किसके अनुसार, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार ये 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान का क्षेत्रफल फैला हुआ है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का परिगणित मरुस्थल क्षेत्र लगभग कितना है? परिगणित मरुस्थल क्षेत्र लगभग कितना है? तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इसमें 4,000 वर्ग किलोमीटर ज़्यादा दे रखा है, तो अपन वही उत्तर मान सकते हैं। राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो लगभग 2/3 भाग जो है वो रेगिस्तान बन चुका है। 2/3 भाग जो है वो रेगिस्तान बन चुका है। आगे बात करते हैं, भारत में थार का मरुस्थल कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है? तो राजस्थान में थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग विद्यमान है? अभी अपन ने बात की थी 62% विद्यमान है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इसमें अपन मान सकते हैं लगभग 60%। बाकी ये डिलीट हो रखा है प्रश्न, RS प्री 2016 में आया हुआ था, तो ये डिलीट हो रखा है प्रश्न। भूजलवायुविक परमाणु के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? तो लगभग 7,000 वर्ष पूर्व। अब ये एग्ज़ाम कुछ हाई डिफ़िकल्ट है मान सकते हैं अपने इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये अपने को बुक्स में देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन अपने को बुक्स में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। तो इनको एक बार, इसीलिए मैं MCQ लेकर आया हूँ। तो MCQ में आप एक बार आए हुए क्वेश्चन को देख लें। तो लगभग 7,000 वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का कोई भी प्रभाव नहीं था। 7,000 वर्ष पूर्व। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कम है? यानी समुद्र तल से ऊंचाई किस क्षेत्र की कम है? थार मरुस्थल जो है ऊपर उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है, तो इसका जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग की ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई रखती है। जबकि जैसे उत्तर दिशा की ओर जाते हैं तो थार के मरुस्थल की ऊंचाई बढ़ती जाती है। समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई 200 मीटर दक्षिणी भाग में स्थित है और 300 मीटर जो कि उत्तरी भाग में स्थित है। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आया हुआ है। तो ये आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि राजस्थान में थार रेगिस्तान फैला हुआ है 12 जिलों के अंदर। राजस्थान में थार रेगिस्तान फैला हुआ है 12 जिलों के अंदर, जबकि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है 16 जिलों के अंदर। कितने जिलों के अंदर? 16 जिलों के अंदर 77-78 से। राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में अपने को बताना है। ये पुलिस कांस्टेबल 5 मई 2022 में आया हुआ है। राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल है। तो रेगिस्तान में बिल्कुल ये जिले शामिल हैं। थार मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल, अपने को पूछा ही यही है कि भी कौन सा कथन सही है, तो पहला ही कथन सही है, अपना उत्तर पहला हो जाएगा। बाकी दूसरे तथ्यों को भी देख लेते हैं कि थार मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान के कुल भूभाग का लगभग 50% भाग घेरता है। नहीं, 50 नहीं, लगभग 61.11% घेरता है, यानी लगभग अपन मान सकते हैं 62% भाग घेरता है। राजस्थान का मरुस्थल जो थार मरुस्थल का एक बड़ा भाग है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ से हो जाएगा? एकमात्र मरुस्थल यही है, थार का मरुस्थल सबसे बड़ा यही है। ये पॉइंट भी अपना गलत हो गया। राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है तथा तीव्र जलवायु का अनुभव होता है, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है। ये कह रहा कि मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन ये रात्रि में भी बहुत तीव्र रूप से ठंडा होता है। ये अपने को याद रखना है। आगे बात करते हैं, बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कोटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। यह मैदान
कृषि के लिए अनुपयुक्त है। अब ये कहना चाह रहा है भाई कि इसमें दिए गए सही उत्तर का चयन करना है कि भाई सही उत्तर कौन कौन से हैं। तो ये कह रहा है कि बनास बेसिन जो है ये कृषि के लिए अनुपयुक्त है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बनास बेसिन अनुपयुक्त नहीं है। बनास बेसिन में तो खेती की जाती है। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। तो ये अपने कोड मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। पहला है, जो पहला तो गलत हो गया क्योंकि वो उपयुक्त भूमि है, अनुपयुक्त नहीं होना चाहिए यहाँ, पहला गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन अपना सही हो गया कि इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। और जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। बिल्कुल जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, बनास बेसिन में पाया जाता है, चंबल बेसिन में भी, पूर्वी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग हैं। दक्षिण पूर्वी पठार के कौन से 2 भाग हैं? एक तो विंध्यन का पठार जो कि एमपी की भूमि से सटा हुआ है, ये मध्य प्रदेश की भूमि से सटा हुआ है। विंध्यन का पठार और दक्षिण का पठार, ये दोनों जो हैं इसके क्षेत्र आते हैं दक्षिण पूर्वी पठार के। और हाड़ौती का पठार है इसी क्षेत्र का आगे का भाग है। यह है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती या लावा का पठार जो है ये राज्य के 6.49% भाग में आता है और इसमें लगभग 9% जनसंख्या निवास करती है। 9 या 10% जनसंख्या अप्रोक्सीमेटली 9 करती है लगभग। विंध्य का गार भूमि, इसका विस्तार हाड़ौती, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़ और डांग क्षेत्र जो कि करौली है, डांग क्षेत्र, और ऊपर आया था कि डांग लैंड। तो अपने को अच्छे से याद रखना, जब डांग आए तो डांग की रानी, अपन को पता है कि डांग की रानी किसे कहा जाता है? डांग की रानी कहा जाता है करौली को। या फिर डांग लैंड आ जाए, डांग लैंड यानी डांग क्षेत्र, वो भी करौली है। लेकिन अपन ने ऊपर पढ़ा था अभी कि डग जो डग क्षेत्र है वो कौन सा है? झालावाड़ आता है। दक्षिण लावा पठार, दक्षिण लावा पठार के अंदर कौन से आते हैं? मालवा प्रदेश आता है, यानी पठारी प्रदेश आता है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, अपने ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा में स्थित है। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया यहीं पर है। आगे बात करते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? तो अभी अपन ने बात कर लिया दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में विंध्य पठार है, या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हाड़ौती का पठार है। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों बेसिन में आती है वो कौन सी नदियां हैं? तो चंबल व बनास नदी बेसिन का भाग है विंध्यन का पठार। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो ये है बलुआ पत्थर। सर्वाधिक बलुआ पत्थर जैसे अपने कोटा स्टोन जिसे अपन कहते हैं वो है हाड़ौती क्षेत्र में कोटा स्टोन, तो उसे बलुआ पत्थर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बलुआ पत्थर कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा पहाड़ियाँ स्थित है? मुकंदरा पहाड़ियाँ किधर स्थित है? हाड़ौती के पठार में। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ है स्थित है? अभी अपन ने बात कर ली दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या मुकंदरा की पहाड़ियाँ जो कोटा और झालावाड़ में स्थित है। राजस्थान की मुकंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है, मुकंदरा पहाड़ियाँ हैं विंध्यन की पहाड़ियों का। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? अब आगे अपने को अरावली के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं तो सारे भौतिक प्रदेश इसमें कवर हो जाएंगे एमसीक्यू में, सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर एक एग्जामिनर ने पर्सन को एग्जाम में डाला है इसका मतलब वो ऑटोमेटिक ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो भोराड का पठार है, लसाड़िया का पठार है और गिरवा की पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में। तो ये मुकंदरा की पहाड़ियाँ जो झालावाड़ में, ये हाड़ौती के पठार में आती हैं, अरावली क्षेत्र में नहीं आती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो अपने को पता है कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ चारों आते हैं, लेकिन दौसा नहीं आता है। आगे बात कर लेते हैं, जैसे एक अपने को ये दे रखा है टेबल में कार्बोनिफेरस युग। जैसे अपन जोधपुर में जो बाप बोल्डर्स हैं, बाप रंस क्षेत्र भी है, बाप रंस क्षेत्र, रन या टाड जो रेती हैं ये अस्थायी जिले वो है रन। तो बाप रंस क्षेत्र जोधपुर में है। उसी प्रकार से ये बाप में जो एक वो पाए जाते हैं कार्बोनिफेरस युग के, बाप बोल्डर्स जिन्हें कहा जाता है वो किस युग के हैं? कार्बोनिफेरस युग के। ये प्रश्न पूछ रखा है
कि बाब बोल्डर्स किस युग के हैं, तो वो है कार्बोनिफेरस युग के। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर। अंगारा लैंड जो कि राजस्थान में अवस्थित नहीं है, और तैतीस सागर का अपने मरुस्थल है, तैतीस सागर का अवस्थित मरुस्थल है। अभी इसकी प्रमाणिक जानकारी क्या है, एक तो वहाँ पर अवस्थित है खारी झीलें, खारी झीलें। एक अपने जैसे वहाँ पर जुरासिक समय के अवशेष मिले हैं, वो इससे अपने को पता लगता है कि ये तैतीस सागर का अवशेष था। और पेट्रोलियम की प्राप्ति होना, ये सारे अपने को बताते हैं कि ये तैतीस सागर का अवशेष था। और गोंडवाना लैंड का भाग है अरावली पर्वतमाला, दक्षिणी पूर्वी पठार और हाड़ौती पठार। अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ जहाँ से आरंभ होती है वह स्थान है, तो अपने को पता है अरब सागर। जैसे अपन नीचे बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे बढ़ते हैं, तो अपने उदयपुर से आगे जैसे अपने गुजरात से शुरू होती है, अपने पालनपुर गुजरात से शुरू होती है, तो गुजरात में नीचे मुख्य रूप से इसकी जड़ कहाँ अवस्थित है, तो वो है अरब सागर के तल में। ये ईओ के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है 2007 में, और अभी ईओ का एग्ज़ाम वापस है। ईओ और आरओ इनका एग्ज़ाम होने वाला है 2023 के अंदर, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है ये ईओ और आरओ के लिए। तो अरब सागर तल में स्थित है। जिस दिशा में अरावली की श्रेणियाँ में चौड़ाई पाई जाती है वह है, तो मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था कि भाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में जब जाते हैं अपन, तो अरावली की चौड़ाई भी बढ़ती जाती है, और दक्षिण में जाते हैं इसकी ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। अरावली पर्वत का विस्तार है, अरावली पर्वत का विस्तार किधर है, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली में कहाँ तक है, दिल्ली में रायसीना पहाड़ी तक। दिल्ली में कहाँ तक है, दिल्ली में रायसीना पहाड़ी राष्ट्रपति भवन तक इसका विस्तार स्थित है। आगे बात करते हैं, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है, तो ये सिरोही से प्रारंभ होती है और फिर झुंझुनू तक जाती है, सिरोही से प्रारंभ होती है। ये खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। ये कहना चाह रहा है अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, तो वो है 550 किलोमीटर। खेड़ ब्रह्मा गुजरात से खेतड़ी तक, इसने ये नहीं पूछा कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, क्योंकि इसकी कुल लंबाई तो अपने जैसे शुरू होती है खेड़ ब्रह्मा गुजरात से, और ये जाती है अपने रायसीना पहाड़ी जो कि दिल्ली में स्थित है राष्ट्रपति भवन के पास में, वहाँ तक जाती है। इसकी खेड़ ब्रह्मा से विस्तार है इसका 550 किलोमीटर, जबकि इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। और अपने को यहाँ खेतड़ी झुंझुनू तक ही पहुँचा है, तो वो है 550 किलोमीटर। बाकी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसमें कुल लंबाई भी दे रखी है ऑप्शन में 692, तो हड़बड़ाहटी में कहीं कहीं 692 लग जाता है तो गलत हो जाता है, ध्यान रखना है। खेतड़ी तक है 550 किलोमीटर। आगे बात करते हैं अब ये है कि इसमें कितने जिले आते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा है मरुस्थल में कितने जिले आते हैं, मरुस्थल में आते हैं अपने 12 जिले, और अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में आते हैं 13 जिले, और बाकी बचे जो जिले हैं वो किस में आ जाते हैं, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आ जाएंगे, और उनमें से बचे हुए जो कुछ 4 जिले हैं वो हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं, तो अरावली प्रदेश में कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं, 13। अच्छे से याद रख लेना, मरुस्थल में आते हैं 12 जिले, अरावली में आते हैं 13 जिले, कुल हो गए हैं 25 जिले, बचे कितने हैं 8 जिले। तो वो 8 जिले हैं, उनमें 4 तो हाड़ौती क्षेत्र में आ जाते हैं और 4 पूर्वी क्षेत्र में आ जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर सिर्फ 4 जिले ही पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दो जो जिले हैं, जैसे कुछ जिले सिरोही है, तो सिरोही मरुस्थलीय क्षेत्र में भी गिना जाता है और अपने पहाड़ी क्षेत्र में भी गिना जाता है। उसका आधा क्षेत्र मरुस्थल है, आधा पहाड़ी है, तो इस प्रकार किन किन्हीं जिलों का आधा क्षेत्र मरुस्थल है, आधा पहाड़ी है, तो वो दोनों में गिने जाते हैं। इसीलिए मरुस्थल में 12 हैं और अरावली में 13 हैं, और बाकी बचे जिले पूर्वी क्षेत्र में हैं, और हाड़ौती के 4 जिले अपने को याद रखने हैं। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा एक जिले से अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है, यानी इन जिलों में से कौन सा एक जिला जिसमें अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है, तो सीकर में है, झुंझुनू में है, और अलवर में भी है, लेकिन जालौर में अरावली का कोई विस्तार नहीं है, जालौर में मरुस्थल आ जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना गया है, तो ये
बहुत ही मतलब प्रसिद्ध क्वेश्चन समझ सकते हो, बार बार पूछा जाता है। अरावली किस काल का है, अरावली किस काल की है, अपने मरुस्थल किस काल का है, अपने हाड़ौती प्रदेश किस काल का है, इनकी चट्टानें किस प्रकार की है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अरावली है प्री कैम्ब्रियन युग की। अरावली किसकी है, किस वक्त की है, प्री कैम्ब्रियन युग की। आगे बात करते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप, निस, शिस्ट व ग्रेनाइट एवं दिल्ली सुपर ग्रिप जैसे क्वार्टजाइट की चट्टानों से बनी है। इसका उद्भव एवं उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्राचीन कल्प अर्थात प्री कैम्ब्रियन कल्प से हुई है, जो कि यूरेशियन प्लेट से अलग हो रही थी उस वक्त जब ये प्री कैम्ब्रियन युग से बनी थी। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है, तो ये क्वेश्चन भी अपन ऊपर पढ़ लिया है कि भाई प्राचीन कल्प अर्थात प्री कैम्ब्रियन कल्प से हुई थी। इस समय भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हो रही थी। ये पूछ रखा है 10 सितंबर 2022 के JEN एग्जाम में पूछा है, तो अपने को याद रखना है सोमानिया प्लेट, जैसे सुंडा प्लेट, अरेबियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये काफ़ी आते हैं। तो अपना जो भारतीय जो है वो यूरेशियन प्लेट से अलग हुआ था और उसी यूरेशियन प्लेट से अपने को अरावली पर्वतमाला का निर्माण हो रहा था। आगे बात कर लेते हैं। अरावली पर्वत के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। अब सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है यानी कि अरावली में सर्वाधिक कटी फटी पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में आती हैं, ये पूछना चाह रहा है। अरावली में कटी फटी पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में आती हैं, तो वो है मध्यवर्ती क्षेत्र। और मध्यवर्ती में भी अब दक्षिण नहीं जाएंगे, क्योंकि दक्षिण में तो अरावली बिल्कुल एकदम सटीक रूप से चलती है, एक से एक जुड़ी हुई। लेकिन मध्यवर्ती और उत्तरी भाग दोनों में अपन देखें तो ये है कटी फटिया अंतराल में विद्यमान है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, बिल्कुल रोकता है, मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, बिल्कुल सही है, अरावली खनिजों में भी समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, सर्वाधिक अरावली से ही वर्षा का वितरण प्रभावित होता है, तो ये गलत हो गया। अपने को बोल रहा है कि भाई के सही उत्तर का चयन करना, पहला और दूसरा तो अपना सही हो ही गया है और तीसरा गलत हो गया है। चौथे की बात कर लेते हैं। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम अरावली से होता है, बिल्कुल अरावली से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों प्रकार की नदियों का उद्गम होता है। आगे बात कर लेते हैं कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के जीवनदायिनी सरिताओं यथा बनास, बेचन, बेड़ी, ये सारी नदियों से सभी नदियों का उद्गम होता है इससे। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ इसका विकास। विधान अपने को कथन दे रखा है, ये क्वेश्चन अब प्रचलित हुए हैं ज़्यादा कि भाई के कथन दे देते हैं, एक तर्क दे देते हैं और उनमें से अपने को देखना होता है कि भाई के कथन जो कह रहा है उसी के अनुसार ये तर्क विद्यमान है या नहीं है। तो अपन अध्ययन कर लेते हैं इसका। अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से है, बिल्कुल सही बात है, अरावली विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में है। प्री कैम्ब्रियन युग का जो अरावली है, प्री कैम्ब्रियन युग की। अरावली पर्वत राजस्थान के दो प्राकृतिक भागों में विभाजित करती है, बिल्कुल पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन इसका कोई स्पष्टीकरण अब ये कह रखा है कि भाई अपने को पता है भाई इसका कथन भी सही है। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो प्राकृतिक भागों में विभाजित करती है। वो तो करती है क्योंकि राजस्थान में विद्यमान है तो वो दोनों को विभाजित करती ही है, लेकिन इसका प्राचीनतम होने से इसका कोई प्रमाणिक मतलब इससे इसका कोई संबंध नहीं है स्पष्ट रूप से, क्योंकि वो प्राचीनतम है, वो एक अलग तथ्य है और ये दोनों को अलग विभाजित करती है, ये अलग तथ्य है। अगर इसी के अंदर अपने जैसे अरावली में पूछ लेते भाई कि प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और इसके अंदर खनिज पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं या पेट्रोल पाया जाता है, कुछ ऐसे पूछते हैं तो भाई अपन को इसका कथन और इसका कारण दोनों सही हो जाता, क्योंकि प्राचीनतम है तो उसमें पेट्रोल खनिज आदि भी पाए जाते हैं, वो तथ्य स्पष्ट हो जाता है। लेकिन दोनों भागों में विभाजित करती है, ये दोनों कथन स्वतंत्र रूप से स्पष्ट है, लेकिन ये कारण इसका स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन 2 अपना करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है।
यानी कि जो पूर्वी ढाल है उस पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। तो बिल्कुल सही बात है, पश्चिमी ढालों में कम है लेकिन पूर्वी ढालों में ज़्यादा है। अरावली की पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है। इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे, क्योंकि अब ये कह रहा है कि भाई अरावली की पूर्वी ढालों में सघन वनस्पति है, तो बिल्कुल है भाई सघन वनस्पति। अब कारण दे रखा है भाई क्यों है, तो वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं इसलिए है। तो कथन और कारण दोनों सही है, ऑप्शन 2 अपना सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। बिल्कुल सीमित करती है भाई। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। तो अविच्छिन्न तो फैली हुई है, दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है, दोनों बातें सही है। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? अरावली का जो दक्षिणी भाग है, अपने जैसे सिरोही है, उदयपुर है, ये जो क्षेत्र है ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। आगे बात कर लेते हैं, मालानी। अब ये आ गया, मालानी क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो मालानी जैसे अपने गुड़ा मालानी बाड़मेर में गोड़ू के लिए प्रसिद्ध है, तो ये मालानी क्षेत्र है बाड़मेर का, जो कि जालौर और बाड़मेर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो जालौर ग्रेनाइट को मालानी आग्नेय शैल समूह के कारण पनपा है, तो वो है जालौर ग्रेनाइट। जालौर ग्रेनाइट, जालौर और बाड़मेर के क्षेत्र में मालानी क्षेत्र प्रसिद्ध है घोड़ों के लिए, घोड़ा मालानी। और यह है भाई मालानी आग्नेय शैल समूह मुख्यतः जालौर एवं सिवाना में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी रायोलाइट चट्टानों का निर्माण करते हैं। इन शैलों के आधार पर जालौर में ग्रेनाइट उद्योग खूब पनपा है, क्योंकि अपन ग्रेनाइट सिटी भी जालौर को ही कहते हैं। सर्वाधिक ग्रेनाइट जालौर में ही पाया जाता है। चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, आया हुआ भी, कि उत्कात स्थलाकृति। उत्कात स्थलाकृति मतलब एक जगह जैसे ऐसे वो बीहड़ पाए जाते हैं, बड़े बड़े बीहड़ पाए जाते हैं, इधर बीहड़ पाए जाते हैं, बीच में क्षेत्र में पानी निकलता रहता है। उत्कात स्थलाकृति में पाई जाती है अपने, उत्कात स्थलाकृति में पाई जाती है चंबल बेसिन। राजस्थान के किस प्रदेश में उत्कात स्थलाकृति पाई जाती है? तो है चंबल बेसिन। उत्कात स्थलाकृति पाई जाती है, वही है क्वेश्चन, चंबल बेसिन। धौलपुर तथा सवाई माधोपुर, वो ये चंबल नदी प्रवाहित होती है। उत्कात भूमि संबंधित है पूर्वी मैदान कह दो, या सवाई माधोपुर धौलपुर का क्षेत्र कह दो, कोटा का क्षेत्र कह दो, या फिर चंबल नदी का क्षेत्र कह दो, ये सारे उत्कात स्थलाकृति के ही हिस्से हैं। ये जैसे रीड लेवल में आया हुआ है री एग्जाम में कि भाई के उत्कात भूमि संबंधित है, तो पूर्वी मैदान से। जालौर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हुई है। बिल्कुल, जालौर सिवाना की पहाड़ी किससे बनी हुई है? ग्रेनाइट से बनी हुई है। जालौर ग्रेनाइट या रायोलाइट से बनी हुई है। जालौर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ हैं। अब जालौर ग्रेनाइट से जो निर्मित पहाड़ियाँ वो किस आकृति की है? जैसे अपन बात करते हैं बूंदी में जो आकृतियाँ हैं वो अर्धचंद्राकार है, घोड़े की नाल, ऐसे बात करते हैं। इसी प्रकार से जो ये पहाड़ियाँ स्थित है जालौर में, ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ, वो किस प्रकार की है? तो वो है गुंबदाकार पहाड़ियाँ। सेंधड़ा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि भाई कभी अगर आपको सेंधड़ा स्टेशन नहीं पढ़ा है तो फिर आएगा भी नहीं, क्योंकि आपने को पता होना चाहिए कि भाई सेंधड़ा स्टेशन, पहले तो सेंधड़ा स्टेशन कहाँ स्थित है, तो इसको अच्छे से याद कर लो भाई कि सेंधड़ा स्टेशन पाली जिले में स्थित सेंधड़ा स्टेशन के पास सर्पाकार चट्टान की आकृति में विविधता पाई जाती है। ये महिला पर्यवेक्षक के अंदर आया हुआ है, तो इसकी आकृति है सर्पाकार। अपन याद कर सकते, जो सांप होता है वो सांप क्या करता है? सेंध लगाता है। सांप क्या करता है? ये पाली में दूध पीता है, ये पाली है, पाली के अंदर दूध पीता है और सेंध लगा करके बैठा रहता है कि कब चूहा आए कब खाऊं, कब चूहा आए कब खाऊं। यानी पाली के अंदर दूध पीता है और सेंध लगाता है, और सर्पाकार तो है ही सांप। ऐसे याद रख सकते हैं कि सेंधड़ा स्टेशन पाली में स्थित है और सर्पाकार इसकी चट्टानें पाई जाती है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मैंने पहले भी आपको कहा था कि भाई कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भाग, एक तो आता है वागड़। बांसवाड़ा डूंगरपुर का प्राचीन नाम है वागड़। और जो ये जैसे राजस्थान है,
ये डूंगरपुर है ऐसे, ये बांसवाड़ा है और ये प्रतापगढ़। इन दोनों के मध्य का क्षेत्र कहा जाता है अपने छप्पन का मैदान। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ इन दोनों के मध्य का भाग कहा जाता है छप्पन का मैदान। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन दोनों के मध्य का भाग कहा जाता है मेवल। क्या कहा जाता है? मेवल। क्या कहा जाता है? मेवल। अच्छे से याद रखना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा बिल्कुल सुमेलित है। मेवात, अलवर, भरतपुर बिल्कुल सुमेलित है। लेकिन भौमट जो है यह सिरोही क्षेत्र को भौमट कहा जाता है। भौमट की पहाड़ियाँ सिरोही क्षेत्र में आती हैं। तो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ इसका उत्तर नहीं होगा, यानी तीसरा ऑप्शन गलत है। हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ स्थित है। राजस्थान में बागर और मरु के नाम से जाना जाता है। एक तो है वागड़। वागड़ तो अपन ने पढ़ लिया, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है। बांगर आता है, वो ऊपर आता है शेखावाटी का क्षेत्र। और मरु, मरु तो अपने है भौगोलिक क्षेत्र। अब ये तो बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है कि भाई जल निकासी व्यवस्था है, एक सांस्कृतिक क्षेत्र है, एक जिले हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र है। ये तो अपने को पता है कि भाई भौगोलिक क्षेत्र हैं। आगे बात करते हैं। गतिशील रेत के टीले जो राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गतिशील रेत के टीलों को कहा जाता है धरियन। धरियन अपन याद भी रख सकते हैं आसानी से कि भाई धरियन, जो धरा हुआ ना रहे और चलता रहे, वो है धरियन। वो क्या है? वो है धरियन। चलायमान रेत के टीलों को धरियन कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल को बालू रेत के टीले जो दोहरे या धरियन के नाम से जाने जाते हैं। थड़ी, रेत ही रेत कहा जाता है, यानी थड़ी वाले क्षेत्र को कहा जाता है रेत ही रेत, जहाँ हो उसे थड़ी कहा जाता है। वायु द्वारा लाई गई समस्त बालू का भार शीर्ष से छोर पर वायु की मंद गति पड़ने के कारण छोड़ दिया जाता है तथा इसकी दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से गर्त बन जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में डांट कहा जाता है। डांट या डांट ये स्थानीय जिले भी होती है। जब बरसात हो जाती है इसमें पानी भर जाता है तो वो डांट या डांट कहा जाता है। और दलदली भूमि को रन कहा जाता है, जैसे बाब रन है जोधपुर में, काफ़ी प्रसिद्ध रन है। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो ये अपन ने पढ़ लिया है, टेती सागर का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है अपने अरावली। आगे बात करते हैं, प्लाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? तो थार के मरुस्थल या पश्चिमी क्षेत्र में मिलती हैं। गढ़वाड़ प्रदेश के राजस्थान किस वृहद भू आकृति विभाग का भाग है? तो वह है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल की नहीं है? सदाबहार वन पाए जाते हैं। अरे कहाँ पाए जाएंगे सदाबहार वन? बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट उत्तर आता है इसका, सदाबहार वन पाए जाते हैं अपने बांसवाड़ा क्षेत्र में। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहाँ एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं। ये है 9 उल्कापिंड गिरे हैं। कहाँ गिरे हैं 9 उल्कापिंड? थार का रेगिस्तान अंचल। ये क्वेश्चन पूछ रखा है 3rd ग्रेड एग्जाम 2006 में। उस टाइम शायद या तो करंट के परिप्रेक्ष्य से पूछा गया था। उस वक्त का करंट ऑटोमेटिक जीके बन गया है, क्योंकि ये भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो गया है। जैसे एक उल्का पिंड वाले वो भूमि जो 12 में स्थित है। पिछले एक दशक में सर्वाधिक उल्का पिंड थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? ये बिल्कुल तरीके से पढ़ना है इसको, क्योंकि जो अपने हम्मादा क्षेत्र आता है, हम्मादा, वो है बालू का मुक्त प्रदेश। अब एक तो है बालू का युक्त प्रदेश जहाँ सर्वाधिक रेत पाई जाती है, और एक आता है अपने जैसे कंक्रीट युक्त मरुस्थल, उसे बालू का मुक्त प्रदेश कहा जाता है। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है 41.5 और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है 61.11। अच्छे से याद रखना, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है 41.5। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के कितने प्रतिशत क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो अपन ने पढ़ लिया 60.11 या लगभग 62, मतलब 61.11 या लगभग 62% मान सकते हैं। तो अब यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो 60% मान सकते हैं, बाकी 61.11।
ये मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं ये भौतिक स्वरूप में अपने ये पेज आगे पीछे हो रखे हैं, जैसे ये 20 है और ये 24वां पेज है, पेज आगे पीछे हो रखे हैं। बाकी ये पूरा टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और इसके 2 वीडियो पहले भी डाल रखे हैं, वो आप वो भी देख लें। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? तो कितनी बार बांट सकते हैं? 4 भौतिक विभागों में बांट सकते हैं मुख्य रूप से। जैसे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जैसे 61.11, अपने 2 ही चीज़ें याद रखनी है मुख्य रूप से। क्षेत्रफल कितना है? 61.11%, 40% जनसंख्या निवास करती। अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसका क्षेत्रफल है 9.1% और इसमें जनसंख्या निवास करती है 10%। पूर्वी मैदानी क्षेत्र है 23.3% और इसके अंदर भी लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। 39% देर का 39% याद रख सकते हैं। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसमें 6.49% इसका क्षेत्रफल है और इसमें जनसंख्या निवास करती है लगभग 11%। बाकी ये एक वनस्पति याद रख लेना कि भाई के वन कैसे पाए जाते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ, फिर अरावली में उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ, पूर्वी क्षेत्र में मिश्रित पतझड़ वन और हाड़ौती क्षेत्र में सघन सदाबहार वन। हाड़ौती या दक्षिणी पूर्वी यानी कि बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में। सुमेलित कीजिए प्राकृतिक भाग और औसत वर्षा। तो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान, अब रेगिस्तान में कौन सी सर्वाधिक कम वर्षा होगी? 12 से 15 सेंटीमीटर। फिर है पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान में पाई जाती है 40 से 80 सेंटीमीटर वर्षा। फिर आता है अपना मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश में पाई जाती है 20 से 90 सेंटीमीटर वर्षा। फिर है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाती है लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा। जेल प्रेरी के एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। भौतिक विभाग दे रखा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यानी कि शैल चट्टान पाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। कौन से सुमेलित है? अपने को यही पूछा है कि भाई कौन से सुमेलित हैं। सही सुमेलित चुनिए। तो सही सुमेलित चुनना है अपने को। आर्कियन यानी विंध्यन क्रम समूह पहला, धरातलीय लक्षण गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। भौतिक विभाग, आगे वाला भौतिक विभाग कौन सा है? जैसे पश्चिमी बालू का मैदान। शैल समूह इसका है राइलोक्रिटिस क्रम, इसका राइलोक्रिटिस क्रम। और धरातलीय लक्षण है इसका 33 सागर का अवशेष। बिल्कुल सही बात है। अगला है अरावली, इसका शैल समूह है अरावली दिल्ली क्रम और धरातलीय लक्षण है प्राचीनतम वलद पर्वत। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो अपना ऑप्शन 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3। आगे बात करते हैं, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत धारित करता है? ये पूछ रहा है कि पूर्वी मैदानी भाग जो है राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत धारित करता है? अभी अपन ने पढ़ा था 23.3% धारित करता है और लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। ये जो पीडबांड का पठार है ये अपने को याद रखना है, क्योंकि ये किताबों में देखने को नहीं मिलता है कभी कभी। पीडबांड का पठार। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो वह है बनास बेसिन। मालपुरा करौली किसका है? बनास बेसिन का है। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, यानी पूर्वी बेसिन मैदान में कौन सा नहीं आता है? अब चंबल आता है, छप्पन बेसिन जो है अपना दक्षिणी भाग वाला वो भी है पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। और बनास बेसिन तो आता ही है, चंबल आता है, बनास आता है और छप्पन बेसिन भी आता है। लेकिन जमाई बेसिन जो है ये जमाई नदी का क्षेत्र अपने इधर नहीं आता है। जमाई नदी का है पश्चिमी क्षेत्र में आता है। बनास बेसिन राजस्थान किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो बनास बेसिन किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? पश्चिमी रेतीली मैदान, हाड़ौती पठार, पूर्वी मैदान, अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र। तो ये हो जाएगा पूर्वी मैदान। बनास बेसिन है अपने पूर्वी मैदान का। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनीप्लेन के रूप में पहचाना गया है? यानी हेरोन महोदय ने जो अपना विभाजन किया था उसमें तृतीय पेनीप्लेन
तृतीय पेनी प्लेन, मुख्य रूप से ध्यान रखिए तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचान दिया गया वो है मालपुरा करौली का मैदान। कौन सा है? मालपुरा करौली का मैदान। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ पाए जाते हैं? तो राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ पाए जाते हैं? चंबल बेसिन में बीहड़ पाए जाते हैं। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो प्रतापगढ़ है कांठड़ का मैदान। प्रतापगढ़ को कहा जाता है कांठड़ का मैदान, क्योंकि काका जैसे कांठड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? कांठड़ का ताजमहल कहा जाता है काका जी की दरगाह को, जो भी प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ को कहा जाता है कांठड़। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ बनाया गया था। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? तो जो पूर्वी मैदान है वो सर्वाधिक उपजाऊ है। जलोढ़ मिट्टी के कारण, चंबल नदी, बनास बेसिन, इनके कारण सर्वाधिक उपजाऊ है, तो इसे अपना राजस्थान का कटोरा कहा जाता है, अन्न का कटोरा। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? तो लसाड़िया का पठार तो संबंधित है, उड़िया का पठार भी है, बोराड़ का पठार भी है, लेकिन बघेलखंड का पठार नहीं है, क्योंकि बघेलखंड तो मध्य प्रदेश में स्थित है। जुरासिक युग की चट्टान राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? तो अपन ने पहले भी बात की थी कि राजस्थान में अगर 33 सागर के अवशेष के रूप में बात करें तो एक तो पेट्रोलियम सेक्टर का होना, ये 33 सागर का अवशेष बताता है। एक खारी झीलें होना, ये भी 33 सागर का अवशेष बताता है। और एक जुरासिक काल की जो ये अपने को प्राप्त होते हैं अवशेष, वो भी अपने को 33 सागर का अवशेष बताते हैं कि यहाँ पर 33 सागर पहले अवस्थित था। तो ये जैसलमेर और बाड़मेर यानी मरुस्थल क्षेत्र आता है इसके अंदर। मध्यजीवी महाकल्प यानी मीसोजोइक और जुरासिक युग 1800 लाख वर्ष जैसलमेर में जुरासिक काल के लाठी श्रेणी शैल समूह पाए जाते हैं। और महासमूह में आते हैं बंडेसा श्रेणी यानी बोमाती श्रेणी, बाड़मेर बेसिन, जैसलमेर श्रेणी बेसिन, दक्षिण गंगानगर सेल बेसिन आते हैं। ये सेल बेसिन वही हैं अपने पेट्रोल वाले क्षेत्र हैं, उन्हीं में बांट रखा है अपने को। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है अलवर, भरतपुर व झुंझुनू। ये जो दिल्ली रेंज के अंदर आते हैं उधर वाले अलवर, भरतपुर और झुंझुनू तो नहीं आता दिल्ली रेंज में, लेकिन अलवर, भरतपुर जरूर आते हैं। तो ये सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र हैं। सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र अपने को याद रखना है अलवर, भरतपुर, झुंझुनू। ये वीडियो के एग्जाम में आया हुआ है, सुमेलित कीजिए। बरखान क्या है? बरखान क्या भाई? बालू का स्तूप है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को बरखान कहा जाता है। पहले का हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर या तो पहला या चौथा। फिर आगे बात करते हैं, दूसरे का हो जाएगा 4, लाठी श्रृंखला भूगर्भिक जलपट्टी है। इंसलबर्ग क्या है? इंसलबर्ग आबू पर्वत खंड का भाग है। इंसलबर्ग चट्टानों का रूप है। और प्लाया क्या है? शुष्क जिले हैं प्लाया। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। सम्मिलित कीजिए मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में क्या आता है? मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में गिरवा आता है, क्योंकि गिरवा उदयपुर का क्षेत्र है और उदयपुर मेवाड़ ही है, तो मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र है गिरवा। हाड़ौती पठार में आती है मुकुंदरा पहाड़ियाँ, और शेखावाटी पठार में अपने अंत प्रवाहित क्षेत्र सर्वाधिक शेखावाटी है। और घग्गर का मैदान को नाली या पाट क्षेत्र कहा जाता है, घग्गर नदी। आगे क्वेश्चन शायद पूरा नहीं है, आगे बात करते हैं। स्थलाकृति और अवस्थिति में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भाकर यानी पूर्वी सिरों की पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। गिरवा उदयपुर की पहाड़ियों को कहा जाता है गिरवा। और कांठड़ा तो प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कहा जाता है, चंबल बेसिन नहीं आएगा, तीसरा ऑप्शन गलत। और 56 की पहाड़ियाँ जालौर सिवाना, तो ये है 56 की पहाड़ियाँ तो जालौर सिवाना है, लेकिन 56 का मैदान कहाँ है? वो है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, दोनों के बीच का क्षेत्र है वो 56 का मैदान है। और ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा इनके बीच का क्षेत्र है मेवल, वो है मेवल, और यहाँ है 56 का मैदान। और 56 की पहाड़ियाँ हैं जालौर सिवाना में। और कांठड़ कहा जाता है प्रतापगढ़ को। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यह करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? यानी अगर अपन बीकानेर अपन झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधे चलते हैं तो अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा भाई? सबसे पहले तो हाड़ौती का पठार ही आता है,
झालावाड़ क्षेत्र में, फिर बनास बेसिन का मैदान आएगा बीच में, फिर आगे अपने को मध्य अरावली मिलेगी, बस यही क्षेत्र है और आगे मरुस्थल आ जाता है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित क्रम है, यानी जो भौतिक प्रदेश है उनका उत्तर से दक्षिण में सर्वाधिक ऊपर है अपने, जैसे इन्हीं ऑप्शनों के अंदर देखा जाए तो सर्वाधिक ऊपर है शेखावाटी क्षेत्र, बाकी घग्गर का मैदान सर्वाधिक ऊपर आता है, लेकिन यहाँ दे रखा ऑप्शन में उसके अनुसार है शेखावाटी प्रदेश, फिर विंध्य श्रेणी और फिर लूणी बेसिन और फिर माही बेसिन। अब चौथे में गलत क्या है, भोराड का पठार, फिर दे रखा है शेखावाटी प्रदेश, फिर लूणी बेसिन, तो लूणी बेसिन उधर आ जाता है, घग्गर का मैदान तो सर्वाधिक ऊपर आता है और भोराड का मैदान नीचे आता है, लेकिन लूणी बेसिन उससे ऊपर आता है, तो ये दोनों आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बात करते हैं, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया हुआ है, ड्यून मुक्त ट्रैक्ट। अब ये सिर्फ कुछ नहीं है, वही है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसे हिंदी में यही कहा जाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, ड्यून मुक्त ट्रैक्ट, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसे इंग्लिश में इसी प्रकार दिया जाता है। ये क्वेश्चन मेरे आया हुआ है, इसलिए मुझे इसका अनुभव है। बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, पोखरण का जो क्षेत्र है यह बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। लाठी सीरीज क्या है, एक भूगर्भिक जल पट्टी है लाठी सीरीज। जैसलमेर से पोखरण व मोहनगढ़ तक पाकिस्तान सीमा के सहारे एक भूगर्भिक जल की चौड़ी पट्टी बेसाल्टिक है, जिसे लाठी क्षेत्र कहा जाता है, और इसी के अंदर स्थित है चांदन नलकूप, जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है। जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान यानी नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है वो है जैसलमेर। जैसलमेर में स्थित है राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, जिसमें कि अपने को यानी कि जुरासिक जो समय का अवशेष प्राप्त होते हैं। आंकड़ गांव स्थित है, और आंकड़ किस लिए स्थित है, आंकड़ में प्रसिद्ध है राष्ट्रीय मरु उद्यान, और जैसे राष्ट्रीय मरु उद्यान है तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में जैसे वहाँ पर स्थित है जीवाश्म उद्यान। आंकड़ पर्टिकुलर स्थित है, आंकड़ गांव में स्थित है आंकड़ वुड फॉसिल्स पार्क, यानी कि जीवाश्म उद्यान, काष्ठ का जीवाश्म उद्यान स्थित है। राजस्थान में आंकड़ काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है, तो वो है आंकड़ गांव में, और वो भी कहाँ, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, और पूछ ले तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में। निम्न में से थार के मरुस्थल का भाग है, थार के मरुस्थल का भाग है घोड़वाड़ बेसिन है, बिल्कुल भाई घोड़वाड़ बेसिन है। शेखावाटी प्रदेश भी आता है, घग्गर का मैदान भी आता है, लेकिन बनास बेसिन नहीं आता, क्योंकि बनास तो पूर्वी विभाग में आ जाता है। आगे बात करते हैं, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें बरखान कहा जाता है। अर्धचंद्राकार रेत के टीले जब भी आए हैं वो है बरखान, और बरखान एक अनुप्रस्थ प्रकार के रेत के टीले हैं, पवनामुखी ढाल वाली होते हैं। बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, बिल्कुल सुदूर पश्चिम की ओर पाए जाते हैं, 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम क्षेत्रों में पाए जाते हैं बरखान। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है, यानी कि मंद पवनामुखी ढाल, ये मंद पवनामुखी ढाल और तीव्र पवनामुखी ढाल दोनों प्रकार की ढालों से युक्त होता है, वो है बरखान, तभी यह अर्धचंद्राकार बन पाता है। एक दिशा से मंद पवनावर्ती, दूसरी दिशा से तीव्र पवनामुखी, तब जाके बरखान बनता है। बरखान है विशेष आकृति के बालू के टीले जो कि अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। बरखान वही है, वापस बरखान क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। सीप क्या है, ये सीप भी ये भी एक प्रकार का बालू का स्तूप ही है। सीप हो गया है अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य प्रकार के बालू का स्तूप है। जैसे बरखान है तो वो बरखान तो आता है अनुप्रस्थ में, बरखान आता है अनुप्रस्थ में, लेकिन जो सीप है वो है एक प्रकार का अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। सीप भी बालू का स्तूप का प्रकार ही है, क्योंकि ये वायु के अनुवर्ती खड़ा होता है, वो है सीप, वो है सीप। सीप है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, जबकि बरखान है वो आता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। सीप अनुदैर्घ्य है और बरखान अनुप्रस्थ आकृति के होते हैं, ध्यान रखना।
राजस्थान के थार मरुस्थल में द्वेषवती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं? यही वो है द्वेषवती या गगर नदी, नट नदी, मृत नदी जिसे कहा जाता है, सोतर नदी। रेखीय या पवनावर्ती बालू का स्तूप पाए जाते हैं। रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुदैर्घ्य कह सकते हैं अपन इसको, रेखीय कह सकते हैं, अनुदैर्घ्य, रेखीय या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो जैसलमेर में पाए जाते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। जैसलमेर में पाए जाते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य यानी क्या? सीप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप यानी कि सीप पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कौन से आकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो अभी अपन ने पढ़ा है बरखान, 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 बरखान पाए जाते हैं या परवलई पाए जाते हैं, बरखान या अनुप्रस्थ। जब पर्टिकुलर जैसलमेर का पूछे तब आपको बताना है सीप, यानी कि सीप या यूं कह सकते हैं अनुदैर्घ्य, सीप या यूं कह सकते हैं अनुदैर्घ्य। लेकिन यदि आपको पश्चिमी राजस्थान कहा जाए तो पश्चिमी राजस्थान में जैसे जोधपुर का क्षेत्र भी आता है, बाड़मेर का आता है, बीकानेर का आता है, जैसलमेर भी आता है, तो उनमें पाए जाते हैं बरखान या परवलई बालू का स्तूप। आगे बात कर लेते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है? किस उच्चावच प्रदेश का हिस्सा है? तो वो है उत्तरी वृहत मैदान यानी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है राजस्थान का हिस्सा। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन से कथन गलत हैं? पहला ऑप्शन है, ये लाइब्रेरियन में आया हुआ है, व्याख्याता में आया हुआ है क्वेश्चन में, धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, भाई बिल्कुल। दूसरा है उत्तर पूर्वी मैदानी सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। अरे भाई सिंधु नदी नहीं, वो तो गंगा नदी का मैदानी भाग है, तो ये अपना दूसरा ऑप्शन ही गलत हो गया। आगे बात करते हैं। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सत्य है उसे अपने को पहचानना है। जैसे पहला ऑप्शन है हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। भाई मुख्य सीमा भ्रंश तो आता है अपने सवाई माधोपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली क्षेत्र में, सवाई माधोपुर और करौली क्षेत्र में आता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बाकी बच्चे ऑप्शन देख लेते हैं। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% भाग बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। बिल्कुल सही बात है कि भाई 41.50% तो बालू का स्तूप मुक्त हैं और 61.11% है जो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। अरावली प्रवर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3, 2, 3 और 4 सही है। आगे बात करते हैं। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? तो मैंने बात की थी सवाई माधोपुर से गुजरता है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, ऐसे यूँ गुजरता है। तो कोटा है, चित्तौड़गढ़, जैसे चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, सवाई माधोपुर है, लेकिन भीलवाड़ा एक तरफ रह जाता है, भीलवाड़ा से नहीं गुजरता महान सीमा भ्रंश। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन हेरोन ने किया था सबसे पहले। किसने किया था? हेरोन ने। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। मैंने ये पहले भी आपको बता रखा है कि बाप बोल्डर्स जो कि बाप रन क्षेत्र स्थित है जोधपुर के अंदर। कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। वो बाप बोल्डर्स में क्या है? वो कार्बोनिफेरस युग के हैं। बाप बोल्डर्स जो चट्टानें हैं वो कार्बोनिफेरस युग की हैं। बाप बोल्डर्स कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो कौन सा? सबसे प्राचीनतम अरावली ही है अपना। अरावली प्री कैम्ब्रियन युग का है, सर्वाधिक प्राचीन है। दक्षिणी पूर्वी पठार, यह है दक्षिणी पूर्वी पठार। अपने ऐसे याद रख सकते, के से कोटा, कोटा आता है दक्षिणी पूर्वी पठार में, और कोटा से क्रिटेशियस, कोटा से क्रिटेशियस। और पूर्वी मैदान, पे से पूर्वी, पूर्वी मैदान है अपने, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान
प्लीस्टोसीन युग और प्रारंभिक। पूर्वी मैदान, प्लीस्टोसीन युग और प्रारंभिक, यानी कि पूर्वी मैदान जो है वह प्लीस्टोसीन युग के प्रारंभिक युग से संबंधित है। प्लीस्टोसीन युग तो संबंधित है क्योंकि थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों की जनसंख्या लगभग 40% के समान है। ऐसे भी अपने याद रख सकते हैं, दोनों प्लीस्टोसीन युग से संबंधित है। लेकिन जो पूर्वी मैदान है वो पूर्व में आया या प्रारंभिक रूप से आया तो प्रारंभिक युग, और थार का मरुस्थल है वो उत्तर युग यानी कि बाद में। प्लीस्टोसीन उत्तर युग में आया है थार का मरुस्थल, और प्लीस्टोसीन प्रारंभिक युग में आया है पूर्व का मैदान, और क्रेटेशियस युग में आया हुआ हाड़ौती, और अरावली है प्री कैम्ब्रियन युग में। तो दोस्तों ये थे अपने भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आए हुए हैं अलग अलग एग्ज़ाम में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब तो करें ही करें, कम से कम सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।